जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए इनमें से कुछ चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा कब गठित हुई, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कब गठित हुई, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कौन कब हुई, उत्तर प्रदेश के पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल में आपको इस वीडियो से और इसी के साथ एक वीडियो और आएगा, तो इन दोनों वीडियो से आप मिला करके अगर आप पढ़ लेते हो तो यूपी स्पेशल के हर पेपर में आप 2 से 3 नंबर आपके इन्हीं 2 वीडियो में कवर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन निश्चित आता है। तो आज चलिए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहला पॉइंट एक लिखा हुआ है कि भारतीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय सभ्यता का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अपने पहले वीडियो में ही हम बता चुके थे क्यों कहा जाता है, तो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इसके पहले वाले वीडियो देखिए जाके, तब आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा कि उत्तर प्रदेश को भारतीय सभ्यता का पालना क्यों कहा जाता है। क्योंकि भारत उत्तर प्रदेश में ही आपके बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ, जैन धर्म का उद्भव हुआ, उत्तर प्रदेश में ही आपके रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना हुई, उत्तर प्रदेश में ही आपके प्रमुख महर्षि ऋषि ये रुके और इन्होंने अलग अलग आपके मुख्य रूप से अलग अलग पुराणों की अलग अलग स्मृतियों की रचना करी। तो ये सारी चीजें थी उत्तर प्रदेश में, इसीलिए भारतीय सभ्यता का पालना उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग एक क्रम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है बार बार, इसलिए हमने सारे आपके एक जगह लिख दिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था, पहले भी बता चुके हैं, ब्रह्मर्षि देश, या इसे मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। ये समय था लगभग उत्तर वैदिक काल का, और उत्तर वैदिक काल 600 ईसा पूर्व के आसपास का समय है आपका, यानी वैदिक काल के बाद का टाइम। इसी समय आपके लोहे का आविष्कार हुआ था, और लोहे के आविष्कार हो जाने के बाद प्रमुख रूप से सभ्यता आगे तेजी गति से बढ़ना शुरू हुई। तो यहाँ पर भारत का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम सबसे पहले क्या मिलता है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले नाम मिलता है ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश। इसके बाद अगली बात आती है, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत कब पड़ा। तो इसके बाद 1836 से उत्तर प्रदेश को जाना जाने लगा उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से। उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से क्यों जाना जाने लगा, क्योंकि इस समय मुगलों का समय चल रहा था, और इस समय कई राजनीतिक स्थितियां थी। ये हम लोग इतिहास में जब समझेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत कब से हुआ, 1836 से। इसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा एवं अवध के साथ इसे मिलाया गया, उत्तर पश्चिम के साथ आगरा अवध भी मिल गया। तब इसका नाम कब पड़ा, ये तो 1877 में पड़ा। इसके बाद आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, यानी इसमें एक वर्ड जुड़ा, आगरा और अवध का ये संयुक्त प्रांत था। इसे कब नाम दिया गया, 1902 में इसे नाम दिया गया। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया वो पूछा गया कि केवल संयुक्त प्रांत के नाम से इसे कब जाना गया, तो 1937 में इसे जाना गया। ऐसा क्यों था, क्योंकि 1937 आपको अभी कई बार रिपीट होगा। उत्तर प्रदेश में पहली बार आपका 1937 में ही विधानसभा का गठन भी हुआ था। तो 1937 इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। 1937 के बाद हम लोग देखते हैं, जो ये पॉइंट भी कई बार पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा। तो उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस इसीलिए मनाया जाता है कब, 24 जनवरी को। इसीलिए 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया गया, तो ये बंद तो गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस मनाया गया था 2018 में। यानी कि 24 जनवरी सन 2018 को उत्तर प्रदेश का पहला स्थापना दिवस मनाया गया था। यहाँ से अभी आगे जब योजना के टॉपिक में आएंगे तो आप लोग एक योजना पढ़ोगे, उत्तर प्रदेश की बहुत फेमस स्कीम है, जो कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था एक जिला एक उत्पाद।
ये स्कीम उत्तर प्रदेश के पहले स्थापना दिवस के अवसर पर लागू की गई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके बाद राजधानी परिवर्तन के कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे मुगलों के समय में 1858 तक राजधानी हमारी आगरा रही, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रही, तो आगरा रही। क्यों रही, इस संबंध में अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, देखिए आगरा राजधानी इसलिए बनी थी क्योंकि 1857 की एक बड़ी क्रांति हुई थी और उसके पहले 1856 का समय था। अपने पिछले वीडियो में भी बताया था हमने कि 1856 का जो समय आता है, 1856 के समय पे लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर आपका नवाब वाजिद अली शाह आपके यहाँ अवध के नवाब हुआ करते थे, और वाजिद अली शाह से कुशासन का आरोप लगाया उनके ऊपर और उनसे उनकी रियासत छीन ली थी। छिन जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि मुगलों के समय तक, यानी मुगलों का जब तक यहाँ अवध रियासत पर कब्जा रहा, तब तक राजधानी को आगरा रखा गया। आप सबने देखा भी होगा, अकबर ने आते ही राजधानी परिवर्तन करके आगरा बनाई थी। अभी मुगल प्रशासन जब इतिहास में पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। तो 1858 तक राजधानी क्या रहती है, तो ये आगरा रही। 1858 के बाद चेंजमेंट क्यों आया, तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट जब हम पढ़ा रहे थे, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही जब सारे एक्ट आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे थे, उसी समय आया था 1858 का अधिनियम, जो कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद आया। क्योंकि 1857 की क्रांति का इतना बड़ा भूचाल पूरे भारत पे उठा था, क्योंकि लगभग जितने भी प्रमुख रियासतें उस समय हुआ करती थी, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, लगभग सभी जगह पर आंदोलन उठा, या पूरे भारत में ये आंदोलन उठ रहा था कुछ वर्गों को छोड़ करके। जब ये भारत में उठने लगा तो ब्रिटिश क्राउन तक ये खबर पहुंची कि ये भारत में हो क्या रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से कर रही है, वहां पर ये अव्यवस्था फैल रही है पूरे विश्व में। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ ब्रिटिश क्राउन का भी नाम खराब हो रहा है। इसलिए ब्रिटिश क्राउन ने फैसला किया कि अब वो अपनी ब्रिटिश संसद से एक ऐसा अधिनियम पारित करेंगे जिसके बाद ये जो भारत में राजनीतिक सत्ता है, जिसको प्रशासनिक तौर पर नियंत्रण की व्यवस्था कहा जाता है, जिसके बाद भारत में एक प्रमुख पद भी बना जो वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ये भी 1858 के अधिनियम में हुआ था। 1858 का अधिनियम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है वो। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तब तो बताएंगे उसको। तो 1858 में, यानी 1858 का जब अधिनियम आया, तो उसमें जो भारत की सत्ता थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ले ली गई और वो सौंप दी गई किसको, वो सौंप दी गई ब्रिटिश क्राउन को। और ब्रिटिश क्राउन की जो महारानी थी वो भारत की साम्राज्ञी घोषित हो गई। इसी के कारण 1858 में आप देखेंगे कि राजधानी परिवर्तित हो गई और राजधानी बन गई इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब प्राचीन काल में आप देखेंगे तो आपको इलाहाबाद नहीं, आपको प्रयागराज ही नाम मिलेगा, क्योंकि इलाहाबाद नाम आपके अकबर द्वारा दिया गया था। और दीन इलाही का जब इसने प्रवर्तन किया और जब यहाँ पर इलाहाबाद में आकर इसने किला बनाया, जिसे इलाहाबाद का किला के नाम से जाना जाता है, तो वो अकबर ने बनवाया था। उसी समय इसका राजधानी नाम परिवर्तन भी हुआ था, तो इसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाने लगा था। उसके बाद जब अंग्रेज आए 1858 में, सत्ता चली गई ब्रिटिश क्राउन के पास, तो वहां पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। और बड़ा परिवर्तन देखने को यह मिला कि 1857 में लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी जो सत्ता हुआ करती थी, उसने देखा कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति में भारत में कोई भी स्थान, खास करके आपके उत्तर भारत में, सुरक्षित नहीं रह रहा था। तो उसने सोचा कि कोई एक स्थान हमें उत्तर भारत में सुरक्षित स्थान के रूप में या आपातकालीन स्थल के रूप में प्रयोग करना होगा। अब आप लोग अगर पढ़ चुके हो तो हमने इतिहास में बताया है आपको। और आपातकालीन स्थल के रूप में लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो स्थान प्रयोग में लिया गया वो इलाहाबाद था। इसीलिए ब्रिटेन की महारानी जब आई तो उन्होंने इस बात को कहा कि अब राजधानी जो होगी, क्योंकि ये स्थान सुरक्षित स्थान था, उन्होंने बोला यहाँ से पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने किया क्या कि 1858 में राजधानी बना दी इलाहाबाद। और ये राजधानी लगातार इलाहाबाद कब तक रही, 1921 तक। तो 1858 से 1921 तक राजधानी रही इलाहाबाद। अब बात आती है, फिर से एक चेंजमेंट आया 1921 में। अभी आप देखोगे कि जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन हुआ,
तो वो गठन पहले हुआ था, विधानसभा का गठन बाद में हुआ था। 1921 में उत्तर प्रदेश में विधान परिषद गठित हुई। विधान परिषद गठित होने के साथ साथ यहाँ पर राजधानी भी बदल दी गई, और राजधानी को तब से 1921 से लगातार कहाँ पर रखा गया, लखनऊ में। तो 1921 से हमारी राजधानी क्या है, लखनऊ है। और यहाँ हम लोगों ने पढ़ा उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश कब पढ़ा, 24 जनवरी 1950 को। अब हम लोग कुछ आगे की बातें भी देख लेते हैं। अब हम लोग आगे की बात देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करिएगा। अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लग रहा हो देखने पे तो कमेंट कर दीजिएगा या लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो हमें भी थोड़ा सा लगेगा कि हमने आपको अच्छे तरीके से समझाया या बताया। अब अगली बात देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार हमारी समझ में नहीं आता। जैसे कि जो स्टूडेंट थोड़ा सा पॉलिटी से टच में नहीं रहे उनको ये टर्म दिक्कत करता है, ये विधानमंडल क्या होता है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है। थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए जिस तरीके से आप लोग केंद्र में एक टर्म पढ़ते हो, और केंद्र में पढ़ते हो कि केंद्र में आपका प्रमुख रूप से जो कार्य है वो किसके द्वारा संचालित होता है, या भारत में प्रमुख रूप से अंतिम रूप से सत्ता पर कौन है, तो वो संसद है, जहां से पूरे प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। जबकि वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो वो भारत की जनता में निहित है। क्योंकि प्रस्तावना में आप पढ़ते हो हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो ये सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाती हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे आपको। तो यहाँ से केंद्र में आती है जिस तरीके से संसद, संसद के कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के अंग कितने होते हैं। तो याद रखिएगा संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें से पहला अंग आप बोल सकते हो राज्यसभा, दूसरा अंग होता है लोकसभा, तीसरा अंग होता है आपका राष्ट्रपति। अब ये तो एक बहुत छोटी सी बात होगी, बेसिक, जो आपको शायद मालूम भी होगी। तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति मिल करके ही आपके संसद का निर्माण करते हैं। अगर इनमें से एक भी अब्सेंट हो इन तीनों में से तो संसद पूर्ण नहीं मानी जाती। इस तरीके के क्वेश्चन आज भी आपके एसएससी या अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि संसद में निम्न में से कौन शामिल है, तो ये तीनों शामिल हैं। अगर एक भी शामिल नहीं होंगे तो इसमें संसद पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अब देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये चुने कैसे जाते हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये कैसे चुने जाते हैं, तो ये प्रत्यक्ष रूप से आपके द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं। उसी तरीके से राष्ट्रपति जो होते हैं ये भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें कौन चुनता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इन्हें चुना जाता है, जबकि मनोनीत सदस्य इन्हें नहीं चुनते। तो यहां तक हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर ये 3 मिलकर के संसद जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से हर राज्य में जो काम करने के लिए बॉडी बनाई गई या प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई वो है विधानमंडल। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं इसलिए बोलेंगे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के कितने अंग हैं, अब अगर आपको यहां से फंडा क्लियर हो गया हो तो आप बता दोगे। तो जिस तरीके से
केंद्र में कार्य करती है संसद, उसी तरीके से राज्य में कार्य करेगा राज्य विधान मंडल। तो जिस तरीके से केंद्र में कार्य किया संसद ने, उसी तरीके से राज्यों में कार्य करेगा कौन? राज्य विधान मंडल। अब यहां से अगली बात देखते हैं। अब देखिए यहां पर है क्या, जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा है उसी तरीके से राज्यों में क्या होगा? तो राज्यों में होती है राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद। जिस तरीके से संसद में आपका लोकसभा का कार्य है, उसी तरीके से राज्यों में क्या होगा? तो यहां पर होती है राज्य विधान सभा। तो राज्य विधानसभा कहाँ कार्य करेगी? राज्यों में कार्य करेगी। कैसे कार्य करेगी? जैसे वहां लोकसभा, वैसे ही यहाँ पर राज्य विधान सभा। सभा से सभा याद रखना है। तो यहाँ से लोकसभा जैसे काम करेगी, लोक मतलब जनता, उसी तरीके से यहाँ पर विधानसभा कार्य करेगी। इसके बाद तीसरा, जैसे वहां राष्ट्रपति वैसे ही राज्यों में क्या होगा? तो राज्यों में हो जाएंगे राज्यपाल। अब जैसे आपके किसी भी मान लीजिए जैसे आपके संसद में मनोनीत सदस्य आते हैं, तो आपको मालूम है कि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति और लोकसभा में कितने हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। करता कौन है? राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद से? तो वो सारी चीजें आगे देखी जाएंगी। उसी तरीके से राज्यपाल राज्यों की विधान परिषद में और राज्य विधानसभा में भी सदस्यों को मनोनीत करेंगे। अब आपकी अगली बात आती है कि राज्यों में जो विधान परिषद होगी वो किस रूप में कार्य करती है? तो किस रूप में? राज्यसभा जैसे केंद्र में। जैसे यहाँ राज्य विधानसभा किस तरीके से? तो जैसे वहां पर केंद्र में लोकसभा में। राज्यपाल कैसे काम करेंगे? तो जैसे केंद्र में राष्ट्रपति काम करेंगे। इतनी बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अब राज्य विधान परिषद के सदस्य जो होंगे वो कैसे चुने जाएंगे? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कैसे चुने जाएंगे, तो वहां पर कैसे चुने जा रहे थे? अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर भी कैसे चुने जाएंगे? अप्रत्यक्ष। अब यहाँ पर कैसे चुने जाएंगे? तो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट का वर्ड यहाँ पर यानी प्रत्यक्ष वर्ड वहां यूज होता है जहां जनता सीधे अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, और जहां पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वहां चुनाव करने लग जाएं, वहां वर्ड यूज होता है अप्रत्यक्ष। इसके बाद राज्यपाल का चुनाव कैसे होता है? तो राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, राज्यपाल के लिए मनोनयन आता है। और राज्यपाल का मनोनयन कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कब करेगा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार जब उस नाम की सिफारिश कर दे तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति कर देगा। उम्मीद है यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से कि राज्य विधान परिषद क्या है, राज्य विधानसभा क्या है, राज्यपाल क्या है। देखिए हम लोग करते क्या है, हम लोग की एक सबसे बड़ी गलती होती है। हालांकि हमने YouTube पे आने का मुख्य रीजन ये भी था कि जो छोटी छोटी चीजें हम लोगों से गलती हो जाती है, बेसिक टर्म हम लोगों को नहीं मालूम होते, उसकी वजह से आगे तो हम बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के बाद हमारी एक स्टेबल ग्रोथ नहीं होती। अगर कुछ दिन पढ़ाई से दूर हो जाएं तो चीजें भूल जाती। लेकिन इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज बताइएगा जरूर, तो हम आपको आगे की वीडियो में भी इसी तरीके से कंटेंट देते रहेंगे और इसी तरीके से साधारण शब्दों में समझाते रहेंगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं राज्य विधान परिषद और राज्य विधान सभा और राज्यपाल। तो यहाँ पर हम लोगों को आज मुख्य रूप से बात करनी है कि राज्य विधान मंडल के संबंध में, कि राज्य विधान मंडल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य विधान मंडल के कितने अंग है? तो अब आप आंसर कर लोगे, कितने अंग है? 3 अंग है। अब आगे की बात देखिए, अगली बात, अब हम लोग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का विधान मंडल है, ऑप्शन होंगे एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, 1 और 2 दोनों, चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का विधान मंडल द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनात्मक है।
द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दो सदन से अर्थ लिया गया है। द्वि मतलब दो, सदन मतलब सदन, यानी जहां पर बैठकें आयोजित हो। यहाँ पर द्विसदन का अर्थ क्या ले लिया जाएगा, यानी दो सदन का है। अब ये दो सदन कौन कौन से हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक सदन होता है राज्य विधान परिषद और एक सदन होता है राज्य विधान सभा। यहां तक सबको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब राज्य विधान परिषद और राज्य विधान सभा में हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहली बात, शुरुआत जहां से हम लोग करेंगे, सबसे पहली बात होगी कि यहाँ पर उच्च सदन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि राज्य विधानमंडल में या उत्तर प्रदेश में उच्च सदन कौन सा है। तो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद होता है, जिस तरीके से केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा होता है। क्योंकि ये किसकी तरीके कार्य करता है, तो ये कार्य करता है राज्यसभा के तरीके, और ये किसकी तरीके, तो ये लोकसभा के तरीके। तो ये उच्च सदन हो जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निम्न सदन। इसके बाद अगली बात आती है कि ये उच्च सदन हो गया, वो निम्न सदन हो गया। चुनाव कैसे होगा, तो चुनाव के संबंध में हमने बता ही दिया आपको कि इनका चुनाव कैसे होता है, तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। इनका चुनाव कैसे होगा, तो इनका चुनाव कैसा होगा, इनका चुनाव प्रत्यक्ष होगा। इसके बाद अगली बात आती है कि राज्य विधान परिषद का पहली बार गठन कब किया गया। तो याद रखिएगा, इसका पहली बार गठन किया गया था 1921 में। जबकि अंतर से याद रखोगे तो जल्दी याद हो, जबकि राज्य विधानसभा का गठन पहली बार कब हुआ था, 1937 में, गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में 1937 में पहली बार विधानसभा का गठन हुआ, जबकि विधान परिषद का गठन पहले हो चुका था 1921 में। यहां से अगली बात जो हमें जाननी होगी कि उत्तर प्रदेश के पहले, यानी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की शुरुआत हो रही है। पहला कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के पहले सभापति कौन थे। तो पहले सभापति कौन थे, याद रखिएगा, श्री चंद्र भाल। ये उत्तर प्रदेश में विधानसभा के पहले सभापति थे। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के तो पहले सभापति श्री चंद्र भाल थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो विधान सभा गठित हुई उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इनका नाम था पुरुषोत्तम दास। बताइएगा, इनका नाम पुरुषोत्तम दास टंडन। इनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। जबकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के पहले सभापति का नाम क्या था, तो इनका नाम था श्री चंद्रपाल। देखिए एक बात यहाँ याद रखिएगा, ये टर्म यूज हुआ यहाँ, तो जब हमने लिखा तो अध्यक्ष लिखा, और जब यहाँ लिखा तो हमने क्या लिख दिया, सभापति लिख दिया। ऐसा क्यों होता है, याद रखिएगा, राज्य विधान परिषद हो या राज्य सभा हो, जो भी सदन अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है वहां पर पद को सभापति के नाम से संबोधित किया गया है। होते ये भी अध्यक्ष हैं, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष के पद को किस नाम से संबोधित किया गया,
यहाँ अध्यक्ष के पद को सभापति के नाम से संबोधित किया गया। जबकि यहाँ लोकसभा, यहाँ पर जैसे राज्य विधानसभा है तो डायरेक्टली चुना जाता है, यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर अध्यक्ष कहा जाता है। होते ये भी अध्यक्ष है लेकिन इन्हें सभापति कहा जाता है। तो यहाँ से इतनी बात हम लोग को याद रखनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि राज्य विधान परिषद के पहले तो ये थे उत्तर प्रदेश में, राज्य विधान परिषद के पहले सभापति तो ये थे। अगली बात आती है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कौन है, बताइएगा। वर्तमान में, उसी तरीके से यहाँ पर वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष कौन? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सभापति कौन है, तो बताइएगा इनका नाम। वर्तमान में क्या नाम है इनका? इनका नाम है रमेश यादव। रमेश यादव। इनकी नियुक्ति हुई थी 11 मार्च 2016 को। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कौन है, तो उत्तर प्रदेश के इस समय आपके हैं। इसके बाद रमेश यादव। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है इनका नाम है हृदय नारायण दीक्षित। हृदय नारायण दीक्षित। अब बात आती है इनकी नियुक्ति कब हुई थी, तो इनकी नियुक्ति हुई थी 30 मार्च 2017। नियुक्ति हुई 30 मार्च 2017 को, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद सीटें और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें, बताइए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की वर्तमान सीटों की संख्या 100 है। अगर विधानसभा की सीटें पूछी जाएं तो कुल सीटें हैं 404, लेकिन इसमें 403 सदस्यों का चुनाव होता है और एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 403 + 1 यानी 403 निर्वाचित और एक मनोनीत। और मनोनीत कौन करेगा, तो अभी हमने बताया कौन मनोनीत करेगा, राज्यपाल मनोनीत करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब अगर आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ रही हो तो प्लीज एक बार बताइएगा जरूर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नोट कर लिया। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि विधान परिषद अध्यक्ष की भी बात हो गई, विधान परिषद सभापति और विधानसभा अध्यक्ष की भी बात हो गई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा और वो क्वेश्चन आपको ये याद रखना होगा कि विधानसभा में सबसे लंबा कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। सबसे लंबा कार्यकाल जिन्होंने किया वो कौन थे। दूसरा, राज्य विधान परिषद में
सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले सभापति कौन थे, जिन्होंने कार्यकाल सबसे लंबा किया, बताइएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ आप ना याद रखिएगा। विधान परिषद में सबसे लंबा कार्यकाल किया था वीरेंद्र स्वरूप ने। इन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए थे और 3 कार्यकाल ये कार्यकाल के रूप में पूर्ण नहीं थे, लेकिन फिर भी ये टोटल कितने कार्यकाल किए, तो ये संबंध में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2 कार्यकाल इनके पूर्ण कार्यकाल थे। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि विधानसभा के सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले सदस्य कौन थे, तो याद रखिएगा यहाँ पर 2 नाम आएंगे। एक तो नाम आएगा आत्माराम गोविंद खेर, आत्माराम गोविंद खेर। दूसरा नाम आएगा केसरीनाथ। इन 2 लोगों का नाम याद रखिएगा। ये दोनों लोग 3 बार अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, तो ये नोट रखिएगा। अब देखिए, एक काम आप करिएगा कि यहीं पर आप लोग 2-3 बातें हम बता रहे हैं आपको, नोट कर लीजिएगा एक ही जगह पर। जैसे कि आपसे क्वेश्चन बनेगा उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटें, तो आपको आंसर करना होगा कितनी है। तो विधानसभा सीटें 404, क्योंकि 403 प्लस 1 अभी बताया, ये 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत। इसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटें तो कितनी होंगी, 100। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीटें। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से सीटें कितनी हैं। तो याद रखिएगा 21 सीटें राज्यसभा से। अब यहाँ पर मुख्य रूप से जो आपको ध्यान रखना होगा वो ये याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश के संबंध में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सीटें कितनी हैं, तो पहले सीटें आपको पूरी तरीके से अलग पता होनी चाहिए, इसके बाद आप आगे की बात करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में आपकी आरक्षित सीटें कितनी हैं और विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी। तो विधानसभा में अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी कि आरक्षित सीटें कितनी हैं, तो याद रखिएगा विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या यानी 404 में निकाला जाएगा, कुल संख्या है 86 स्थान यहाँ पर आरक्षित है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि 86 में से एससी और एसटी का क्या क्या डिवाइडेशन है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं, जबकि यहाँ पर एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे। ये क्वेश्चन अभी पूछे गए थे कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। ये आपका लास्ट डेटा 2017 का है, जब आपके चुनाव विधानसभा हुए थे। तो ये आपकी कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो याद रखिएगा कुल 86 सीटें आरक्षित हैं। कहाँ पर, विधानसभा में। 84 एससी के लिए और 2 एसटी के लिए। तो यहाँ से इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आरक्षित स्थान 2 जगह है, विधानसभा में भी है और लोकसभा में भी है, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की आरक्षित सीटें कितनी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आपको करना होगा कि लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटों की संख्या 17 है और सभी सीटें
एससी के लिए आरक्षित हैं, एसटी का, एससी के लिए आरक्षित हैं, एसटी का कोई भी स्थान आरक्षित नहीं है। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। इसके बाद अगली बात अब हम लोग विधानसभा के संबंध में पहले करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधान सभा सीट वाला जिला कौन सा? दूसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा? दो क्वेश्चन ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे बड़ी यानी सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं प्रयागराज के अंतर्गत, जिसे पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। और अगर सबसे कम सीट में बात करें तो सबसे कम सीट में आपको 3 नाम याद रखने होंगे। एक है आपका श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट। इनमें सबसे कम सीटें हैं, जबकि प्रयागराज में सबसे ज्यादा 12 सीटें आरक्षित हैं। इन तीनों में दो सीटें, इन दोनों में दो सीटें तीनों में आरक्षित, सॉरी, दो सीटें आती हैं। तो याद रखिएगा, विधानसभा में सर्वाधिक सीटों वाला जिला प्रयागराज और सबसे कम सीटों वाला जिला, तो ये 3 आएंगे। उम्मीद है आप सबको यहाँ तक की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसी तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखी जाएंगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो, अगर लगी हो तो आप लोग इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में कमेंट करिएगा, या आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।